हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम यू ऑल। चलिए फटाफट सभी लोग सेशन में कनेक्ट हो जाइए एंड प्लीज़ लेट मी नो दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सभी लोगों को? ओके, दैट्स ग्रेट। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट उससे पहले जो हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लास्ट सेशन में पढ़ा था उसी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट, है ना। और अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल ज़रूर पूछिए, ठीक है। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में फटाफट क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल के सेशन में फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में देखा था, मांग की लोच के बारे में हम लोगों ने समझा था। तो मांग की लोच में हमने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 केसेस हम लोगों ने देखे थे। पहला केस हमने देखा था व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, जिसको हम लोगों ने यूनिट इलास्टिसिटी या मांग में इकाई लोच कहा था। इसमें क्या होता था, इसमें जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो परसेंटेज चेंज इन डिमांड के बराबर होता था। तो जितना प्राइस में चेंज होता था उतना आपको डिमांड में भी चेंज देखने को मिलता था। और इस केस में हमें एक नॉर्मल सा नेगेटिव स्लोप कर्व जो है वो आपको देखने को मिलता था। सो वी वर हैविंग द नॉर्मल टाइप ऑफ कर्व विद इन दिस वन, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल कर्व था। दूसरा केस हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट इलास्टिसिटी के बाद मोर इलास्टिक डिमांड, या फिर कम बेलोचदार मांग हमने पढ़ा था। ईडी इज लेस देन 1, है ना। कम लोचदार मांग में हमारा क्या था कि अगर जो है डिमांड, अगर प्राइस में ज़्यादा चेंज होता है तो डिमांड में कम चेंज देखने को मिलेगा। तो प्राइस के हिसाब से डिमांड में चेंज नहीं होगा, डिमांड में कम चेंज होगा, ठीक है। तो इसका हम लोगों को कर्व जो देखने को मिले था, ये एक ऐसा कर्व था, स्टीपर कर्व था। यहाँ पर आपको स्टीपर कर्व आपको देखने को मिला था, ठीक है, जब आपका कम लोचदार मांग आपको देखने को मिली थी। उसके बाद अगला हमने देखने को मिला था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ये क्या था? अधिक लोचदार मांग। अधिक लोचदार मांग के केस में हम लोगों ने क्या देखा था? अधिक लोचदार मांग के केस में ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो इसमें ऐसा जो है फ्लैटर कर्व आपको देखने को मिला था। तो इसमें आपको देखने को मिला था फ्लैटर कर्व, है ना। इसमें था आपका फ्लैटर कर्व, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था अधिक बेलोचदार मांग, कम बेलोचदार मांग, और जो है यूनिट या फिर एक मांग में इकाई लोच। इसके बाद हमने पढ़ा था ईडी इज इक्वल टू 0। ये परफेक्टली इनइलास्टिक था, पूर्णतः बेलोचदार मांग था। और इस केस में जो हमारा ग्राफ था उसमें था कि प्राइस आप कितना भी बढ़ाते रहिए लेकिन वहाँ पर आपका डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारी क्वांटिटी वाली लाइन होती थी, हमारी डिमांड लाइन होती थी, हमारी होती थी प्राइस लाइन, ठीक। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा, डिमांड जो है बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव हो, और इसमें हमें एक हॉरिजेंटल कर्व आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या केस था? तो ये हमारे पास था इसमें वर्टिकल कर्व, और ये हमारे पास था हॉरिजेंटल कर्व। हॉरिजेंटल कर्व था, ठीक है। इसमें से किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछ लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक केस बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। चेंज इन डिमांड बट चेंज इन प्राइस, डीपी आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप पर आप डीपी लगाते हैं तो चेंज इन डिमांड बट चेंज इन प्राइस, ठीक। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि ये जो परसेंटेज होता है, ये जो आपको दिया रहता है डेल्टा डी और डेल्टा पी, ये असल में परसेंटेज में चेंज होता है, प्रतिशत में चेंज होता है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए उसमें परसेंटेज में चेंज ना लिख के अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो जवाब क्या होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, किसी वस्तु का प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस जो है वो पहले मान लेते हैं, प्राइस जो है वो मान लेते हैं 20 रुपये था, और इसकी जो डिमांड थी लगभग 30 रुपये की डिमांड आती थी। इसका प्राइस हमने बढ़ा दिया, इसका प्राइस हमने 50 रुपये कर दिया, और इसकी डिमांड जो है, प्राइस बढ़ते ही डिमांड इसकी कम हो गई और 30 से इसकी डिमांड 20 हो गई। तो फाइंड आउट करिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। चलिए बताइए, फटाफट देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, बताइए कौन इसका आंसर बताता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर कितनी होगी, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मांग का लोच यहाँ पर कितना होगा बताइए। मैंने फॉर्मूला भी बताया था आप सभी को, क्विकली।
हाँ, ये इन पर बेस ये क्वेश्चन ही है जो हम पढ़ रहे हैं, ये इन पर बेस क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। है ना, क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल टॉपिक के साथ साथ ही बताता चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर आपका कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी हो। मैंने कल के सेशन में आपसे कहा भी था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमें फ्रेंड्स निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। मैंने आपको एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बताया था कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर होता है डेल्टा डी अपॉन डेल्टा पी। लेकिन ये फॉर्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास ये सब परसेंटेज में दिया हो। लेकिन भाई यहाँ परसेंटेज में तो दिया नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था यहाँ पर, ना, जब यूनिट में दिया हो तो d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई d2 प्लस d1 होल डिवाइडेड बाई, प्राइस को हम लोग लिखेंगे p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई p2 प्लस p1, है ना। इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। d2 माइनस d1 डिवाइड बटे d2 प्लस d1 बटे p2 माइनस p1 बटे p2 प्लस p1। ठीक है, तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो ये असल में क्या है, हमारा p1 है। जब प्राइस p1 था तो डिमांड कितनी थी, d1 थी। और जब प्राइस हो गया p2, प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड क्या हो गई, घट के यहाँ पर d2 हो गई। डिमांड घट के d2 हो गई। तो चलिए इसको कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला है हमारा d2 माइनस d1। d2 माइनस d1 कितना है, 20 माइनस हो गया 30, है ना। d2 माइनस d1 बटा d2 प्लस d1, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, p2 माइनस p1, तो 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 50 प्लस 20। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर कितना बचेगा, है ना। माइनस का अगर फॉर्मूला इधर लेके करें तो 10 बटा 50, और फिर ये मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 बटा, ये आपका कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/3, 1/3 कितना हो गया, 0.33। तो 0.33 आपको देखने को मिलेगा। लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड बचेगा। ठीक है भाई, कैसे तुम लोगों ने कैलकुलेट किया, 7/15 कैसे आ रहा। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने सही नहीं किया क्या, 50 में से 20 किया 30, है ना। 30 बटे 5 2 7, अच्छा सॉरी मैंने 30 लिख दिया, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, 50 और 20 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 70, सॉरी 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 सॉरी, ये हो जाएगा 70/50, है ना। ये 70/50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट मैं कर देता हूँ, 30 20 50, तो हाँ ठीक है, ऊपर का से। ठीक है, तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 7/15। ठीक है, तो 0.460 और 10, 0.46, है ना, 0.46, तब भी ये आपका लेस देन 1 आएगा। हाँ, लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लेस देन 1 है, वही यूनिट इलास्टिसिटी डिमांड आपको मतलब लेस इलास्टिसिटी आपको देखने को मिलेगा, ग्रेटर लेस देन 1 आपको वैल्यू ये जो है देखने को मिलेगी। हाँ, लेस देन 1 आपको बिल्कुल वैल्यू देखने को मिलेगी। चलिए ये क्लियर है। ठीक है, तो ये हमको क्या देखने को मिलेगा, लेस इलास्टिक डिमांड। ठीक, ये आपको वैल्यू जो है लेस देन 1 देखने को मिलेगी, तो लेस देन 1। ठीक है, 0.46 माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि वैल्यू आपकी जो है घटी है। तो भाई सीधी सी बात है, डिमांड घटी तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो डिमांड तो कमी होगी प्राइस को बढ़ाने पर, है ना। तो वो तो आपको नेगेटिव रहेगा, लेकिन 0.6 से मतलब लेस देन 1 है, तो एक से ज़्यादा हो सकती है, एक से कम हो सकती है, बराबर हो सकती है, ठीक है, 0 हो सकती है। तो देखिए ये सभी को क्लियर है, ओके, सभी को समझ में आ गया इतना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वन। अगला हम लोग आज के डेट में सेशन में डिस्कशन करेंगे, हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ मार्केट की, टाइप्स ऑफ मार्केट। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार।
बाजार के प्रकार या फिर टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा यूनिट इलास्टिसिटी है, अधिक लोचदार मांग है, बेलोचदार मांग है, या पॉइंट्स में नंबर आपको दे देगा। ठीक है, या पॉइंट्स में आपको नंबर दे देगा, तो आपको आंसर टिक करना रहेगा, सिंपल। ठीक है, चलिए अगला हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट, है ना। मार्केट की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए मार्केट की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो मार्केट सिंपली क्या होता है? बाजार एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर और सेलर्स अवेलेबल होते हैं, है ना। तो व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स आर अवेलेबल। बाजार एक ऐसी जगह होती है जहां पर क्रेता और विक्रेता या फिर खरीदने और बेचने वाले लोग उपलब्ध होते हैं। ऐसी जगह को, ऐसे प्लेस को हम मार्केट कहते हैं। जैसे आपके घर के आसपास सब्जी मंडी हो गई, वहाँ पर सब्जी बेचने वाले भी लोग रहते हैं और हम लोग जाते हैं वहाँ पर सब्जियाँ खरीदने। तो वहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों लोग हैं, तो क्या हो गया आपका? ये वो एक वेजिटेबल मार्केट या सब्जी मंडी आपकी हो गई, मंडी हो गई। ठीक, तो उसको मैंने मार्केट कह दिया। ऐसे घर के आसपास आपका बहुत सारा मार्केट देखने को मिलता है। अब मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि किसी जगह होगी, कोई प्लेस होगा तभी मार्केट कहलाएगा। आजकल ज़माना चल रहा है ऑनलाइन मार्केट का। आपने देखा होगा, नाम सुना है ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स मार्केट का। फ्लिपकार्ट, अमेजोन से आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। तो क्या फ्लिपकार्ट और अमेजोन के लिए सामान खरीदने के लिए हमको किसी जगह जाना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। घर बैठे बैठे आप अपने फ़ोन से ऑर्डर करते हैं और आपके घर पर सामान डिलीवर हो जाता है। तो इसका मतलब मार्केट जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है और मार्केट ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो बाजार ऐसा नहीं है कि किसी जगह जाएंगे तभी बाजार होगा। कोई भी एक ऐसा प्लेस, कोई भी एक ऐसी जगह जो बायर और सेलर्स को मिलाता हो, जो क्रेता और विक्रेता को मिलाता हो, दैट विल नोन एज अ मार्केट। तो फ्लिपकार्ट क्या करता है? फ्लिपकार्ट में कुछ बेचने वाले लोग रहते हैं, हमारे जैसे खरीदने वाले लोग रहते हैं, हम दोनों मिलके एक जगह आ गए, तो हो गया फ्लिपकार्ट का एक मार्केट प्लेस। फ्लिपकार्ट क्या है? इज अ मार्केट प्लेस, जहां पर सामान बिकता है और हम उसको खरीद सकते हैं। ऐसे ही अमेजॉन है, मिंत्रा है, बहुत सारे साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से आपने देखा होगा, आज की डेट में अगर आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको होटल या रेस्टोरेंट खोलना ही पड़ेगा। वहाँ आपको फर्नीचर लगाना पड़ेगा, बढ़िया सा दुकान लेना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल कंसेप्ट आ गया है किसका? क्लाउड किचन का। तो क्लाउड किचन में आपको भाई क्या करना पड़ता है? आप अपने घर से ही, आप कोई सामान बढ़िया बनाते हैं तो आप जोमेटो स्विगी के साथ टाई अप कर लीजिए। घर में ही बढ़िया सामान बनाइए और जोमेटो स्विगी वाले आएंगे, आपके घर से सामान ले जाएंगे, ऑर्डर आप डिलीवर करिए, और अगर आपका खाना टेस्टी लगेगा लोगों को तो लोग उसको खरीदेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मार्केट के लिए जो है किसी स्थान का, किसी प्लेस का होना अनिवार्य हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा आज से 10 से 20 साल पहले हुआ करता था, टाइम 10 से 20 साल पहले ऐसा था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी मार्केट कहीं भी से भी शुरू किया जा सकता है। ऑनलाइन मार्केट हो सकता है, ऑफलाइन मार्केट हो सकता है। ठीक, अब देखिए मार्केट तो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे मैं कहूँ अगर आपसे, एक तो फाइनेंशियल मार्केट होता है, वित्तीय बाजार होता है, जिसमें आता है मनी मार्केट, आता है स्टॉक एक्सचेंज, आता है बॉन्ड मार्केट, आता है इक्विटी मार्केट, आता है, वो अलग चीज़ होती है। उसको हम लोग जब मैक्रो इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, भारतीय वित्तीय बाजार एक अलग से चैप्टर है, उसको हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम बाजार के टाइप्स की बात करेंगे तो हम सिंपली ये देखेंगे कंपटीशन के बेसिस पर, एंट्री के बेसिस पर किस तरीके के बाजार आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार या इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है, उसमें हम पढ़ेंगे। फिर हम उसी में क्लासीफाई करेंगे, है ना, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार, फिर मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकार, है ना, बाजार, है ना, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, ओलिगोपोली मार्केट देखेंगे, अल्पाधिकार बाजार। तो उसके बारे में हमें फिलहाल आज के सेशन में डिस्कस करना है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जनरली क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसको भी अच्छे से ध्यान से समझिएगा, आसान सा टॉपिक है। ठीक, तो आई थिंक हमको समझ में आ गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब। ठीक, चलिए देखिएगा। तो मैंने सिंपली आपको बताया व्हाट इज अ मार्केट। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली कहूँ व्हाट इज मार्केट, तो मार्केट इज अ प्लेस, है ना। प्लेस का मतलब ये समझिएगा कोई जगह ही होगी, या ऑनलाइन भी हो सकती है। मार्केट इज अ प्लेस वेयर वेयर बायर एंड सेलर्स आर
present. So what is market? Market is a place where buyer and sellers are present. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ क्रेता एवं विक्रेता, क्रेता मतलब खरीदने वाला, विक्रेता मतलब बेचने वाला, जहाँ क्रेता एवं विक्रेता होते हैं या मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर बायर और सेलर्स अवेलेबल होते हैं, जहां पर खरीदने वाले और बेचने वाले लोग उपलब्ध होते हैं, ठीक। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ फैक्टर्स की, फैक्टर्स टू इफेक्ट, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें मैंने एक टॉपिक आपको बता रखा है, दूसरा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बाजार में देखिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक तो बाजार में डिमांड के बारे में अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ते चले आ रहे हैं, मांग का नियम भी हमने पढ़ लिया। एक तो डिमांड, कि भाई डिमांड को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मांग पर असर डालती हैं, ठीक है। तो डिमांड का फैक्टर हालांकि हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, उसको मैं भी इन शॉर्ट लिख दूंगा, तो वो हमने पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ आज हम इस बात पर भी बात करेंगे कि प्राइस पर, है ना, जो प्राइस होता है, जो मूल्य होता है, कीमत पर आखिरकार किन किन कारणों का असर पड़ता है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसका असर पड़ता है कीमत पर, ठीक है। तो प्राइस और डिमांड, है ना, मांग और जो कीमत है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बाजार के लिए। नो डाउट क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कीमत जो है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी बाजार के लिए, ठीक है। तो कीमत भी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, हमने पढ़ा था मांग पर असर डालने वाले कारक क्या क्या हैं, है ना। हमने पढ़ा था लोगों की आय, लोगों की इनकम अगर बढ़ती घटती है, लोगों की आय अगर बढ़ती घटती है, तो इसका बाजार पर मांग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, लोगों के पास ज़्यादा आय है, तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं। लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग जो है डिमांड बाजार में कम करेंगे। तो नो डाउट लोगों के पास जो पैसा है, जो प्राइस है, दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ इम्पैक्ट ऑन दिस वन, ठीक है। वो क्या करेगा, इस पर असर डालेगा। इनकम के साथ साथ यहाँ पर लोगों का टेस्ट, लोगों की जो पसंद नापसंद है, लोगों का जो पसंद नापसंद है, लोगों का जो फ्लेवर है, लोगों का जो टेस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं बाजार पे मांग पर असर डालता है। इसके अलावा अगर बात करें फेस्टिवल्स, कई बार त्योहारों में आइटम्स की जो है मांग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, घटती है, तो कई बार ओकेजन जो है वो भी मैटर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है डिमांड, जो है फेस्टिवल्स हो गया, टेस्ट हो गया, इनकम हो गया। इसके अलावा और अगर हम देखें एडवर्टीजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो है मांग पर, है ना। तो एडवर्टीजमेंट, इसको आप प्रचार कह सकते हैं, तो प्रचार, है ना। तो हालांकि डिमांड के बारे में हमने ऑलरेडी ये सब पॉइंट डिस्कस कर रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मांग पर असर डालती हैं, ठीक है। तो वो हमने देखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि भाई प्राइस पर क्या क्या असर पड़ता है। प्राइस पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस देखिए एक तो डिपेंड करता है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं लागत, या फिर इनपुट कॉस्ट, अगर मैं कहूँ कच्चे माल का दाम, या फिर इनपुट कॉस्ट, है ना, या फिर लागत, इसको मैं हिंदी में कहूँ तो लागत। किसी भी चीज़ को बनाने में मेरी जो लागत आ रही है वो बहुत मैटर करती है कि मेरा प्रोडक्ट कितने में बिकेगा। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे लेट्स सपोज ये स्टाइलस है या मार्कर है, ये मार्कर की कीमत मान लेते हैं 100 रुपये है। अभी इस मार्कर को मैं 100 रुपये का बेचता हूँ, क्यों? क्योंकि इस मार्कर को बनाने में मेरा 60-70 रुपये लगता है, 60-70 रुपीज़ मेरे को लगते हैं इस पेन को बनाने में, इस मार्कर को बनाने में। तो इसको मैं बाजार में 100 रुपये का भाई बेचता हूँ, क्योंकि लागत मेरी 70-80 रुपये की आ रही है। लेकिन सोचिए अगर मेरे लिए जो इसके लिए प्लास्टिक वगैरह या जो मटेरियल मैं इसमें यूज़ करता हूँ, मैं जिससे ख़रीदता हूँ वो मटेरियल महंगा हो जाए, इसका जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल, वो महंगा हो जाए, तो अगर
अब मैं रॉ मटेरियल मेरा महंगा हो गया, पहले मैं 40-50 रुपए का माल खरीद के लाता था, अब मैं 90 रुपए का माल खरीद के ला रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है इस पेन को मैं फिर से 100 रुपए का बेच पाऊंगा बाजार में? बिल्कुल नहीं। क्या करना पड़ेगा भाई, इसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको हो सकता है 150 रुपए का बेचूं। इसका मतलब क्या होता है कि कई बार कच्चे माल के दाम महंगे हो जाने की वजह से, कच्चे माल का दाम, लागत का दाम बढ़ने की वजह से कमोडिटी या सर्विस का, वस्तु या सेवा का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो लागत जो है, कॉस्ट जो है, जो इनपुट कॉस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी चीज का प्राइस डिसाइड करने में। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो आई वाज सेइंग दैट कि इनपुट कॉस्ट जो है, लागत मूल्य जो है, वो बहुत असर डालता है कि कॉस्ट कितनी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसको भी आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या फिर इसको आप माल ढुलाई कह सकते हैं, भाड़ा कह सकते हैं, है ना, माल ढुलाई कह सकते हैं, भाड़ा कह सकते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट कह सकते हैं। तो कोई भी माल अगर मैं तैयार करके जो ट्रांसपोर्ट करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह तक ले आता हूँ, तो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि मैं सामान कितने में बेचूंगा। तो किसी भी चीज़ का प्राइस कितना होगा वो इस बात पर जरूर निर्भर करेगा कि ये कितना होगा। एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, मांग बढ़ती है तो मांग गिरती भी है आसानी से, है ना। लोगों के पास आय ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मांग करने आए, लोगों के पास आय कम हुई और लोग मांग कम कर रहे हैं। तो इसका कीमत पर असर तो पड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पड़ता जितना असर ये डालता है। अगर जो है, देखिए, इन्फ्लेशन, जब हम मुद्रास्फीति का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम दो तरह की इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, दो तरह की मुद्रास्फीति पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो मांग बढ़ने की वजह से जो महंगाई आती है, और दूसरा हम पढ़ते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जो कीमत किसी वस्तु का बढ़ने की वजह से महंगाई आती है। तो देखिए, जब कभी भी देश में महंगाई अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से आए, महंगाई वस्तु का दाम बढ़ने की वजह से आए, तो समस्या ज़्यादा होती। क्यों? क्योंकि अगर मेरा कच्चा माल महंगा आ रहा है तो ऐसा नहीं कि रातों रात वो सस्ता हो जाएगा, फिर वो काफ़ी लंबे समय तक वो महंगा बना रहता है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन मैंने कर दिया, आज मैंने मान लेते कच्चा माल 180 रुपए का खरीद करके माल बनाया और 150 का पेन बेच रहा हूँ। कल को वही कच्चा माल 40 रुपए का भी हो जाए, लेकिन जो माल मैंने खरीद के 80-90 रुपए में बना के तैयार कर दिया है, उस पेन को तो मैं 150 रुपए में बेचूंगा ना, ताकि मेरी कॉस्टिंग निकल आए। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या माल ढुलाई, ये बहुत ज़्यादा असर डालती है लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो अगर कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, है ना, स्पेशली डीजल के दाम अगर बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, माल ढुलाई क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। और माल ढुलाई अगर महंगी हो जाती है तो आपको जो है चीज़ें जो है महंगे दामों पर मिलती हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी तरह से सरकार की पॉलिसीज़ या टैक्सेस, है ना, करों की अगर बात करें तो कई बार टैक्सेस भी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि जो है प्राइस कितना होगा। और एक और इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यहाँ काम करता है, सप्लाई। किसी चीज की भाई सप्लाई कितनी है ना। सप्लाई को हम पूर्ति लिख देते हैं, या फिर इसी को आप कह सकते हैं प्रोडक्शन। किसी चीज का भाई उत्पादन कितना हुआ है, प्रोडक्शन पर भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन पर भी बहुत ज्यादा असर होता है प्राइस का। उत्पादन, इसको हम लोग कह रहे हैं उत्पादन। देखिए उत्पादन, देखिए प्रोडक्शन कॉस्ट इज गोइंग टू प्ले ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, उत्पादन में देखिए क्या होता है, अगर जो है मान लेते हैं इस साल किसी प्रोडक्ट का उत्पादन अच्छा हुआ है, प्रोडक्शन अच्छा हुआ है ना। जैसे मान लेते हैं इस बार गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, आलू का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ, तो आपने देखा होगा आलू और गेहूं या फिर व्हीट वगैरह की प्राइस आपको, प्याज के दाम आपको कम देखने को मिलेंगे, टमाटर के दाम आपको कम देखने को मिलेंगे, है ना, सस्ते में आपको मिल जाएगा। लेकिन सोचिए अगर उसकी सप्लाई नहीं अच्छी होती,
तो अगर सप्लाई अच्छी नहीं होगी, उत्पादन अच्छा नहीं होगा, तो क्या होगा, प्राइस आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल जाता है। तो कई बार किसी भी चीज़ का जो सप्लाई होता है, जो सप्लाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइस में। क्योंकि अगर डिमांड और सप्लाई में मैच सही चल रहा है, जितनी मांग चल रही है उतनी आपूर्ति चल रही है, तो कीमत ठीक ठाक स्थिर बनी रहेगी। लेकिन अगर ये डिमांड और सप्लाई का जो गेम है, ये जो बैलेंस है, ये जो तराजू एक तरफ डिमांड एक तरफ सप्लाई है, इसमें अगर गड़बड़ी हुई, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, सप्लाई नहीं हुई, तो कीमतें बढ़ती चली जाएंगी। डिमांड कम हो गई, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो कीमतें गिरती चली जाएंगी। तो ये जो बैलेंस है, ये जो तराजू है, इसको बैलेंस करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। आगे चल के जब हम इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति पढ़ेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे आरबीआई इसको कैसे करता है, अपनी मौद्रिक नीति से, मॉनेटरी पॉलिसी से, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी से, राजकोषीय नीति से इसको कैसे कंट्रोल करती है, तो वो सब हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी आप ये देखिए कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो मांग को और प्राइस को असर डालते हैं, तो ये हम लोग इसको देखते हैं। नो डाउट क्वालिटी भी असर डालती है, लेकिन क्वालिटी भी मैटर करती है, लेकिन उसको हम उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। ये लिख लीजिए, समझ में आ रहा है? देखिए इतना फटाफट लिखिए सभी लोग, क्विकली लिखिए इतना, सभी लोग क्लियर है? So the supply or the production is definitely going to play a very crucial role. लिख लिया सभी ने? ओके, किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछिए। देखिए ये सब चीज़ें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं और आपको समझ में भी आती हैं और आपको पता भी है इनके बारे में, बट थोड़ा सा दिमाग में बैठा के चलिएगा, कंसेप्ट समझिए, समझते चलिएगा, तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी, इसमें कोई भी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, ठीक। बट रटने की कोशिश करोगे तब गड़बड़ी होगी। सो रटने की कोशिश मत करिए, केवल समझ के चलिए। समझ के चलेंगे तो द थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू, है ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट में। पहला हम लोग पढ़ते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसको TI कर देते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसको नाम दिया जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, या फिर इसको कहा जाता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार या फिर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। पूर्ण प्रतियोगिता होगी कहने का मतलब क्या हो गया, इस तरह के बाजार में बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स, मतलब बहुत सारे क्रेता और विक्रेता आपको देखने को मिलेंगे। मतलब खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे और साथ ही साथ बेचने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसे बाजार को हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपके घर के आसपास आपने सब्जी मंडी देखी होगी,
आप अपने सब घर के आसपास वाली सब्जी मंडी में जाइए, तो वहाँ आपको मान लेते हैं आलू खरीदना है, पोटैटो खरीदना है या टमाटर खरीदना है। तो आलू टमाटर आपको खरीदना है, तो उस मंडी में कई सारे लोग आपको आलू टमाटर बेचते हुए देखने को मिल जाएंगे। लगभग सभी लोग सेम टाइप के प्रोडक्ट आपको बेचते हुए देखने को मिल जाएंगे। भाई अगर भिंडी का सीजन चल रहा है तो सभी के सभी ठेलों पर लगभग आपको भिंडी देखने को मिल जाएगी, या टमाटर चाहिए तो टमाटर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको लगभग समरूप वस्तुएं, लगभग सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स आपको देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे बाजार में। बेचने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, है ना, वहां बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, और साथ ही साथ हमारे आप जैसे खरीदने वाले भी वहां बहुत सारे लोग होते हैं। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि उसमें सेलर्स और बायर्स दोनों बहुत सारे होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। दूसरी चीज सुनिएगा, इस तरह के बाजार में एंट्री करना और एग्जिट करना बहुत ही आसान होता है। जैसे मेरे को आपको मान लेते हैं सब्जी बेचनी है, तो वहां पर जा गए मंडी में, थोड़ी बात की, चटाई लगाया, सब्जी बेचना शुरू कर दिया। निकलना है, नहीं बनाना है सब्जी, सब्जी बेचने का मन नहीं है, दुकान बंद करनी है, झोला उठाया, सब्जी बेची, अपना घर चले आए। इस तरह के मार्केट में एंट्री और एग्जिट करना बहुत आसान है ना। तो सब्जी मंडी में अगर मेरे को ठेला लगा के सब्जी बेचनी है तो इट्स वेरी इजी, है ना। तो आप आराम से सब्जी लगा के बेच सकते हैं, और छोड़ना है तो छोड़ दिया। चलिए, तो कुछ फीचर्स इसके लिखते चलते हैं, है ना। पहले समझ लेते हैं, फिर लिखेंगे, मैं एक एक करके इसको लिखते चलूंगा। पहले आप थोड़ा दिमाग में कंसेप्ट बैठाइए। आपको क्या लगता है, जब सब्जी मंडी में हम जब सामान खरीदते हैं, तो सब्जी मंडी इस तरह के जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक बहुत ही चीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो होती है कीमत। प्राइस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। कीमत जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है कि किस कीमत पर यहां पर सामान बिक रहा है। एक भी रुपए इधर उधर होता है, एक भी रुपए अगर बढ़ता या घटता है, तो तुरंत जो है जो डिमांड है वो पूरी शिफ्ट हो जाती है, इधर की उधर हो जाती है। जैसे मान लेते हैं पूरे मंडी में मान लेते हैं आलू 10 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं कोई एक ठेला ऐसा लगा हुआ है, कोई एक दुकान वाला ऐसा है जो 8 रुपए किलो आलू बेच रहा है। आलू लगभग सेम क्वालिटी के हैं, आसपास लगभग सभी की क्वालिटी सेम है, इसमें क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 8 रुपए किलो वो जो है आलू बेच रहा है, तो लगभग पूरा का पूरा मार्केट उस 8 किलो वाले पे टूट पड़ेगा, है ना। लगभग सभी लोग उसके यहाँ भीड़ लगा लेंगे कि भाई 8 रुपए किलो बिक रहा है, 8 रुपए किलो बिक रहा है। तो इस तरह के मार्केट में प्राइस बहुत ही सेंसिटिव होता है। कीमत का निर्धारण जो है जनरली जो है प्राइस जो है लगभग मार्जिन पर ही काम चल रहा होता है। मार्जिन पर काम चलने का मतलब क्या होता है, अगर मैं आलू 7 रुपए किलो खरीद के लाया हूं, तो मैं ज्यादा ज्यादा उसको 8, 9, 10 में ही बेच पाऊंगा। मैं सोचूं 20 रुपए किलो आलू बेच लूं, नहीं, क्योंकि मंडी में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, वो सबके सब लगभग सेम तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वो 12-15 रुपए का बेचेंगे तो मेरा कभी आलू बिकेगा ही नहीं। तो इसका मतलब इस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में प्राइस जो होता है वो बिल्कुल लागत के पास होता है। मतलब जो आपकी जो कॉस्टिंग है, जो आपका कहते हैं ना, जो आपकी इनपुट कॉस्टिंग है, लगभग उसके आसपास ही रहता है। तो कीमत का निर्धारण, प्राइस की ज़्यादा जो पावर होती है वो होती है जो आपके बायर्स होते हैं उनके हाथ में, ठीक है। तो उनके हिसाब से वहाँ पर जो है चीज़ें होती हैं। एक और बात यहाँ पर होती है इस तरह के मार्केट में, जो खरीदने वाला है, जो विक्रेता, जो क्रेता यहाँ पर आता है, मतलब जो बायर आता है इस तरह के मार्केट में, उसको बाजार की अच्छी नॉलेज होती है। उसको बाजार के बारे में सब कुछ पता होता है कि अच्छा ये अच्छा वाला आलू है, ये खराब वाला टमाटर है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वो आराम से मार्केट में रुकता है, मार्केट में चीज़ें खरीदता है, और मार्केट में पूरी तरह से बार्गेनिंग भी करता है। आप एक कपड़े के शोरूम में जाके बार्गेनिंग नहीं करते होगे, है ना। किसी शोरूम में गए, आपने कोई ब्रांडेड कपड़ा है, आपने उसको खरीदा, तो उससे नहीं कहते कि भैया 999 का है, भैया 900 रुपये दे दूं क्या, या 950 रुपये दे दूं क्या, काम चल जाएगा। नहीं, आप उससे क्या करते हैं, आप उसको 999 है तो उसको आप 1000 रुपये देंगे, 1 रुपये वो आपको चेंज दे देगा। और कई बार हम 1 रुपये चेंज भी लेने में शर्माएंगे तो उसको पूरा पूरा 1000 रुपये दे देते हैं। लेकिन वही जब मंडी में आप जाते हो, तो मंडी में वो पता नहीं कौन सा इंसान अंदर का निकल आता है कि वो एक बूढ़ा आदमी अगर 10 रुपये का भी टमाटर बेच रहा होता तो उससे कहते भाई एक काम कर, 8 का कर दे, या थोड़ा ज़्यादा 2-4 टमाटर चढ़ा दे, या फिर 2-4 मिर्च फ्री डाल दे, या धनिया बिल्कुल डाल दे। तो बिल्कुल नियर टू कॉस्ट यहाँ पर आपको प्रोडक्ट आपको बिल्कुल देखते हुए मिलेगा। और ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो कंज्यूमर का यहाँ फ़ायदा होता है, उपभोक्ता का यहाँ पर फ़ायदा होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स इसके फीचर्स लिखते चलते हैं, है ना। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से आप सभी लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम सभी लोग ये जनरली बाजार देखते हैं और इसको यूज़ भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है।
तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इस पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एंट्री एग्जिट वेरी इजी, वेरी इजी। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है तो आराम से यहाँ चटाई बिछा के सब्जी बेचना शुरू कर दें, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर आना और जाना बहुत आसान, इस बाजार में आके सामान बेचना, आना और जाना बहुत ही आसान है ना, आना और जाना आसान, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के बाजार में मेनी बायर्स, इस तरह के बाजार में आपको मेनी बायर्स एंड मेनी सेलर्स, इस बाजार में कई क्रेता एवं विक्रेता आपको मिलेंगे। क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या काफी अधिक होगी। क्रेता और विक्रेता दोनों बहुत ही अधिक संख्या में होंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में, ध्यान रखिएगा। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा फीचर पूर्णतया बाजार का या फिर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का फीचर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन और देखते हैं इसमें। तो यहां पर एंट्री एग्जिट बहुत आसान होती है, मेनी बायर्स मेनी सेलर्स होते हैं। प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। इसको हम लोग क्या, प्राइस सेंसिटिव है तो इसको हम कहते हैं अधिक लोचदार, अधिक लोचदार बाजार। ये बाजार बहुत ही ज्यादा लोचदार होता है ना, मांग से डिमांड जो है, प्राइस बहुत सेंसिटिव होती है। एक एक दो दो रुपए के फ्लक्चुएशन पर पूरा का पूरा मार्केट इधर उधर हो जाता है। तो इसका मतलब बहुत ही प्राइस सेंसिटिव ये मार्केट होता है और बहुत ही अधिक लोचदार ये बाजार होता है। हमने पढ़ा था कि अधिक लोचदार या फिर मोर इलास्टिक डिमांड के अंदर होता क्या है, प्राइस में आप थोड़ा सा चेंज करते हैं उससे डिमांड पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है ना। तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें बायर्स को एडवांटेज रहता है, बायर्स आर हैविंग एडवांटेज, इसमें खरीदने वाले को अक्सर फायदा रहता है, क्रेता को फायदा होता है क्योंकि वो कम दाम में अच्छी चीजें लेके आता है। अच्छा मेरे को ये बताइए, सब्जी मंडी वाले को ऐड की जरूरत पड़ती है क्या, एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी कि टीवी में ऐड आ रहा है, आलू 10 रुपए किलो चल रहा है, या मैं अगर सब्जी में टमाटर बेच रहा हूँ तो मैं टमाटर का ऐड लगवा रहा हूँ, पोस्टर लगवा रहा हूँ कि 10 रुपए किलो टमाटर, 10 रुपए किलो टमाटर। कभी देखा है कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसका ऐड आता हो? क्या कभी एडवर्टीजमेंट देखा है क्या आपने कि आज टमाटर बहुत बढ़िया चल रहा है या कोई नई सब्जी आई है, ऐड करवा रहे हो लोग? नहीं, वो सब खुद ही ऐड करते हैं। बायर्स यहाँ पर फायदे में होते, सब खुद ही चिल्लाते रहते, 2 रुपए किलो आलू, 5 रुपए किलो आलू, 10 रुपए किलो टमाटर, वो सब खुद ही चिल्लाते रहे, उसमें कोई ऐड की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार है जिसमें बिल्कुल भी जो है एडवर्टीजमेंट की, बिल्कुल भी प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती है और इसमें अधिक बायर और अधिक सेलर होते हैं, कई सारे लोग खरीदने वाले, कई सारे लोग बेचने वाले, तो क्या होगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। नो नीड फॉर ऐड, ऐड लिख देता हूं, मतलब आप समझ गए है ना, एडवर्टीजमेंट, प्रचार नहीं करना, मार्केटिंग नहीं करनी है, अपने आप सब बिकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसकी मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मार्केटिंग की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती और आराम से हमारा जो है सामान वगैरह बिकता रहता है। इसमें जनरली
हाँ, ओरली वो भी मार्केटिंग क्या करते हैं, ओरली वो भी जो है मार्केटिंग क्या करते हैं, वो सब सामान बेचते हैं। मार्केटिंग मतलब आपको लोग वहाँ जाने, है ना, तो वो आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। तो कोई मार्केटिंग की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। अगला जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखें, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर होती गतिशील वस्तु। ये किसका एक इंपॉर्टेंट फीचर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। इनमें से किस प्रकार के बाजार में ज्यादा गतिशील वस्तु देखने को मिलती है? फास्ट मूविंग गुड्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, फास्ट मूविंग गुड्स का मतलब क्या हुआ? फास्ट मूविंग गुड्स का मतलब क्या हुआ? फास्ट मूविंग गुड्स इसलिए होता है यहाँ पर क्योंकि देखिए, मैंने सब्जी आज सुबह लाके मैंने सुबह सब्जी बेचना शुरू किया। मैं ग्रीन वेजिटेबल कोई हरी सब्जी ले आया। मेरे को पता है उस हरी सब्जी को अगर मैं एक दो दिन के अंदर नहीं बेचूंगा तो हरी सब्जी खराब हो जाएगी, ग्रीन वेजिटेबल अपनी खराब हो जाएगी। टमाटर लाया, हफ्ते 10 दिन के अंदर खराब हो जाएगा। तो मेरे को उसको बेचना भी जल्दी है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट होता क्या है, बहुत ही जल्दी बाजार में आता है और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है ना। सुबह 50 किलो टमाटर लेके बैठा, शाम तक 50 किलो टमाटर खत्म। और शाम को अगर नहीं भी खत्म हो रहा है तो शाम को खत्म करने के लिए मेरे को पता उसको घर लेके जाके क्या करूंगा, मैंने उस टमाटर के 2 रुपए रेट गिराए, 2 रुपए सस्ता किया, शाम को टमाटर खत्म या हरी सब्जी खत्म। तो यहाँ पर जो बाजार होता है वो बहुत ही क्या होता है आपका, गतिशील होता है। बहुत ही फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट होने के साथ साथ, यहाँ पर गतिशील होने के साथ साथ, जो उपभोक्ता होता है, जो कंज्यूमर होता है, उसको प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज होती है। तो उपभोक्ता को अपने उत्पाद का जो उसके प्रोडक्ट है मार्केट में, उसके लिए जो प्रोडक्ट है मार्केट में, उनकी अच्छी नॉलेज भी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं सर एग्जाम्पल, बिस्किट के प्राइस पर बहुत सारे बायर्स हैं, सेलर्स भी काफ़ी हैं। नहीं, बिस्किट इसमें नहीं आएगा। बिस्किट का केस अलग है ना। बिस्किट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर नहीं आता है। ब्रिटानिया की कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर की कंपनी है ना, जो आप बिस्किट की बात कर रहे हैं, ब्रिटानिया का या पार्ले का बिस्किट है। हम और आप कल को जो है पार्ले जी की कंपनी शुरू करना चाहें या पार्ले जी जैसी कंपनी शुरू करना चाहें तो नहीं शुरू कर सकते। उनके लिए रेगुलेशंस लेना पड़ेगा, है ना। एफएसएसआई से आपको जाके लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वहाँ एंट्री एग्जिट इतनी आसान नहीं है ना। तो बिस्किट जो है, बिस्किट का काम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का काम नहीं है ना। कोई ऐसी मंडी दिखती है जहाँ बिस्किट मिल रहा 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो? नहीं। तो बिस्किट का काम आता है ना। वो हम आगे पढ़ेंगे उस मार्केट में। हम लोग जो है, जब हम मोनोपोली मार्केट पढ़ेंगे और मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ेंगे, तो बिस्किट का काम मोनोपोलिस्टिक मार्केट का है ना, वो हम उसमें पढ़ेंगे। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में आता है बिस्किट। बिस्किट का काम है, कोल्ड ड्रिंक का काम है ना। बढ़िया आइसक्रीम आप बेच रहे हो तो वो सब उसके अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। इसके अंदर सबसे बढ़िया आपकी सब्जी मंडी। सब्जी मंडी इसका बेस्ट एग्जांपल। और एग्जांपल देखना चाहो तो आपके घर के पास आसपास लोकल कपड़े जहां बिकते हो, है ना, लोकल फुटवेयर जहां बिकते हो, है ना, लोकल चप्पलें बिकती हो, लोकल फुटवेयर देखने को मिलते हो, खाने पीने के आइटम्स देखने को मिलते हो, तो वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बायर को अच्छी नॉलेज होती है प्रोडक्ट की। बायर को अच्छे प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, प्रोडक्ट के बारे में उसको अच्छे से पता रहता है। बायर्स के पास मेनी ऑप्शंस, यस दैट्स ए गुड वन। बायर के पास ऑप्शन बहुत सारा होता है ना। यहाँ ये बिल्कुल बहुत अच्छा। हाँ, आप लोग भी बताइए, एड पॉइंट्स लिखते रहते। देखिए, ये बाजार ऐसा है, इसके बारे में हमें पता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ। बायर्स हैव मेनी ऑप्शंस है ना। बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास होते हैं। तुम आलू दे दो, तुम नहीं दोगे तो अगला दे देगा, अगला नहीं तो अगला दे देगा। बहुत सारे लोग को से हम किसी से भी खरीद सकते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, सारे फीचर्स लिख लीजिए। किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछिए। देखिए, इतना समझ में आ गया सभी को? देखिए, इतना सभी को समझ में आ गया, फिर आगे बढ़े।
बार्गेनिंग ठीक है, बार्गेनिंग तो फीचर होता है, तो बार्गेनिंग तो हम लोग हर जगह करते हैं, है ना। बार्गेनिंग तो लोग बड़ा फ़ोन लेने जाते हैं तो उसमें भी कर देते हैं, तो बार्गेनिंग लगभग हर जगह होती है। तो बार्गेनिंग वो एक बायर का राइट होता है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही ने बताया आपको, बायर यहाँ ज़्यादा पावरफुल होता है, बायर के पास एडवांटेज होता है, तो वो बार्गेनिंग कर ले, प्राइस में ऊपर नीचे करा ले, तो वो लगभग उसके पास अधिकार है, तो वो वहाँ पर हो गया है। देखिए लिख लिया सभी ने, आगे बढ़े। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हमें समझ में आ गया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसमें ध्यान रखिएगा, दोनों मार्केट अच्छे तरीके से चलता है, मार्केट में हेल्दी कंपटीशन होता है, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है तो भाई प्रतियोगिता तो पूर्ण होगी ही, तो उसमें कोई टेंशन लेनी ही नहीं हमें। कमेंट करिए भाई सभी को क्लियर है, फिर आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कमेंट्स बिल्कुल आएंगे और आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगला बात करते हैं, इम्परफेक्ट। है ना, इम्परफेक्ट मार्केट है ना, वहां पूर्ण प्रतियोगिता बाजार था। ठीक है, ये हमारे पास है इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट या लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट, या फिर इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट, इनपरफेक्ट मार्केट या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। चलिए अल्प प्रतियोगिता बाजार लिख देते हैं। इसके क्लासिफिकेशन है, देखते हैं। चलिए इसके अभी हिंदी में वर्डिंग देख लेंगे, ठीक। चलिए इसमें हमें तीन चार कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए तीन कैटेगरी हमें देखने को मिलेगी। एक हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार। मोनोपोली मार्केट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट। पोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इसको कहते हैं अल्पाधिकार बाजार। सॉरी, मोनोपोलिस्टिक को हम लोग कहते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। फिर हम लोग देखेंगे ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट को कहते हैं अल्पाधिकार बाजार। एक और इसमें दो क्लासिफिकेशन और होते हैं, लेकिन उनका ज्यादा मतलब नहीं है। एक होता है डिओपोली, डिओपोली मार्केट, द्वैधिकार बाजार। एक आता है चोर बाजार, थेफ्ट मार्केट या थीफ मार्केट, चोर बाजार, है ना। हालांकि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं,
मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट। ठीक है, चलिए तो इनके नाम लिख लीजिए, एक एक करके देखते हैं। ये सब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कॉम्पिटिटिव इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, अल्पाधिकार प्रतियोगिता बाजार है, जिसमें आता है मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट, अल्पाधिकार बाजार, डिओपोली और थेफ्ट मार्केट, चोर बाजार। चोर बाजार का मतलब ये नहीं होता जहां चोरी का सामान बिकता है, तो चोर बाजार क्या होता है आज हम समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है चोर बाजार वो होगा, हमारे दिमाग में क्या, जब मैं पढ़ा नहीं था तो मेरे को भी यही पता था कि चोर बाजार का मतलब यही होता है जो चोरी का सामान। तो पहले दिल्ली में कभी जाते थे तो आई थिंक चांदनी चौक के पास जो है ऐसी कुछ दुकानें लगती थी, तो वहाँ फ्रेंड ने बताया कि यार वहाँ यार चोर बाजार लगता है। तो वहाँ पर जब हम लोग मार्केट में गए थे घूमने तो सबको हम चोरों की नज़र से देख रहे थे कि ये सब चोर हैं, इनलिए सब चोरी का सामान इनको कोई दे के गया है और ये लोग बेच रहे हैं। तो ये मतलब नहीं होता है, चोर बाज़ार का मतलब कुछ और होता है। आज हम समझेंगे क्या होता है चोर बाज़ार, थीफ मार्केट या थेफ्ट मार्केट। हर जगह किसी भी आप एरिया में रहते हैं तो वहाँ जनरली जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर शहर के अंदर आपको एक चोर बाज़ार फेमस देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोनोपोली मार्केट। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट, एकाधिकार बाजार, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट मतलब एक छत्र राज, एकाधिकार, सिंगल सेलर मेनी बायर्स, है ना। तो इसका सबसे, चलिए सुनते हैं पहले फिर लिखेंगे आराम से। चलिए मैं लिखते भी चलता हूं। मोनोपोली मार्केट में आपको देखने को मिलेगा सिंगल सेलर, सिंगल सेलर एंड मेनी बायर्स। एक क्रेता, एक विक्रेता एंड अधिक क्रेता। चलिए, मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होगा, है ना। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट होगा, एकाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है जहां पर एक बेचने वाला होता है और बाकी सब खरीदने वाले होते हैं। एग्जाम्पल सोचिए, यहां पर एंट्री बहुत ही टफ होती है। टफ क्या, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा होता है और ये चीजें जनरली पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में आपको देखने को मिलती हैं। जैसे मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे एकाधिकार है, एक छत्र राज है। आप अपनी ट्रेन चला लो, अपनी रेलवे चला लो, क्या रिलायंस वाले ट्रेन चलाएंगे, है ना, अदानी क्या ट्रेन चलाने लगेंगे, क्या टाटा वाले ट्रेन चलाएंगे, नहीं। पूरी तरीके से रेलवे का ऑलमोस्ट एक छत्र राज है। तो रेलवे क्या है, मोनोपोलिस्टिक है, एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एक टाइप है, उसका एकाधिकार छत्र है, एकाधिकार राज है। ठीक है, एयरलाइंस में ऐसा नहीं है। अगर आप विमान की बात करेंगे तो आप इंडिगो से भी जा सकते हैं, एयरलाइन से भी जा सकते हैं, है ना, एयर इंडिया से भी जा सकते हैं, विस्तारा से भी जा सकते हैं, जेट एयरवे से भी जा सकते हैं, किसी कई सारी आपको कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी जो विमान की कंपनियां हैं। बसों की अगर बात करें तो चाहे आप रोडवेज से चले जाइए, रोडवेज से चले जाइए, या फिर आप रोडवेज से नहीं जाना है तो प्राइवेट बहुत सारी बसें चलती हैं, वोल्वो वगैरह चलती हैं, उनसे चले जाइए। आईफोन नहीं, बिल्कुल नहीं। आईफोन इज नॉट अ मोनोपोली मार्केट। फोन के मार्केट में आईफोन कहाँ मोनोपोली है भाई। मेरे को ओप्पो मिल सकता है, मेरे को वीवो मिल सकता है, मेरे को वन प्लस मिल सकता है ना। मैं एमआई खरीद सकता हूँ, सैमसंग खरीद सकता हूँ। तो फोन के बाजार में आईफोन की मोनोपोली कहाँ है? नो नो, अब आईफोन मोनोपोली मार्केट में नहीं आएगा। ठीक है, बात करेंगे अभी हम वो किस में आएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज क्या है, पूरी तरीके से मोनोपोली है, उसका पूरी तरीके से एकाधिकार है, एक छत्र राज है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो जो है स्पेस में अगर बात करें, अंतरिक्ष में, जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो क्या है, इसरो भी जो है क्या है, उसका पूरी तरीके से एकाधिकार है। स्पेस के क्षेत्र में इसरो का कोई तोड़ नहीं है ना, इसरो जो है आपको केवल देखने को मिलेगा। ठीक,
तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसरो का भी क्या है, एकाधिकार, आपको एक छत्र राज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें, अब देखिए बिजली बांटने के लिए तो आपको कई सारी कंपनियां देखने को मिलेंगी जो कि प्राइवेट में कुछ को लाइसेंसिंग देना शुरू कर दिया सरकार ने। डिफेंस के क्षेत्र में या सुरक्षा के क्षेत्र में भी एकाधिकार है, लेकिन धीरे धीरे सरकार उसमें प्राइवेटाइजेशन ला रही, लेकिन अभी भी उसमें लगभग भारत सरकार का आपको एकाधिकार देखने को मिलेगा। डिफेंस में भी आपको एकाधिकार देखने को मिलेगा। तो एकाधिकार में आपको ये याद रखना है, एक सिंगल सेलर होगा, मेनी बायर्स होंगे, एक बेचने वाला, खरीदने वाले आपको लगभग कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। और इस मार्केट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। यहां पर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है ना। यहां पर आना जो है प्रतिबंधित होता है, प्रतिबंधित होता है सरकार के द्वारा, प्रतिबंधित है ना, प्रतिबंधित होता है यहां पर। और आपको पता है ये एकाधिकार वाले हैं, तो आपको क्या लगता है इनको ऐड वगैरह की जरूरत पड़ेगी क्या, इनको एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं यार, इनको ऐड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है ना। इनको नो नीड फॉर एडवर्टीजमेंट, नो ऐड, है ना, कोई प्रचार की जरूरत नहीं, प्रचार की आवश्यकता नहीं। क्या इंडियन रेलवे आपको ऐड करते हुए देखने को मिलता है क्या अपना, कि हाँ भाई इंडियन रेलवे में आओ, ट्रेन टिकट बुक कराओ? नहीं, इंडियन रेलवे खुद ही अपने आप में एक जाइंट जो है पूरा का पूरा बिजनेस है, उसमें ऐड की जरूरत नहीं है ना। नहीं, नेशनल हाईवे, देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक रेगुलेटर है आशिल। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ काइंड ऑफ अ रेगुलेटर। हाईवे बनाने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए जेपी वाले भी सड़कें बनाते हैं, अदानी वाले भी सड़कें बनाते हैं, है ना। एलएनटी भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है ना। ऐसी ही आपकी एक कंपनी है जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी, वो भी सड़कें बनाती है। तो सड़कें बनाने के काम में बहुत सारे लोग हैं। आप एनएचएआई की बात करो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो तो रेगुलेटर है। जैसे आरबीआई क्या है, एक रेगुलेटर। अगर मैं कहूँ यहाँ आरबीआई जो है एकाधिकार है, नहीं, आरबीआई कुछ बेचता थोड़ी, आरबीआई क्या है, एक संचालक है, रेगुलेटर है। बैंक को अगर आप कहो कि बैंक का एकाधिकार है, नहीं यार, बैंक तो एसबीआई में भी खाता खुल सकता है, मेरा पीएनबी में खुल सकता है, मेरे को मन किया आईसीआईसीआई में खुलवा लिया, मन किया एचडीएफसी में खुलवा लिया। तो क्या बैंक का एकाधिकार है, किसी एक बैंक का एकाधिकार है? नहीं, बहुत सारे बैंक हैं। एकाधिकार का मतलब होता है आपको कोई जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो किसी एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मिल रहा है। जैसे ट्रेन की जो सुविधा है वो मेरे को केवल इंडियन रेलवे दे रहा है, अंतरिक्ष की सुविधा है, स्पेस की जो फैसिलिटी है ना, सैटेलाइट का जो फैसिलिटी है वो केवल इसरो से ही मिल रहा है ना। एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा है, वो फैसिलिटी केवल और केवल आपको जो है डीआरडीओ ही दे सकता है, ठीक है, या बार्क दे सकता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से वो एनर्जी मिलती, वो दे सकता है। तो इसका मतलब एकाधिकार जो है, एक छत्र राज होना चाहिए आपका, और कोई एंट्री उंट्री नहीं, यहाँ कोई कोई वो नहीं। दूसरा, यहां पर जो प्राइसिंग पावर होती है, प्राइसिंग पावर, यहां जो प्राइसिंग पावर होती है, इन हैंड ऑफ कंपनी, इन हैंड ऑफ कंपनी, इंडस्ट्री, कीमत का निर्धारण, कीमत का निर्धारण कंपनी के हाथ में होता है। कीमत का निर्धारण किसके हाथ में होता है भाई? कंपनी के हाथ में होता है। तो कंपनी जो है प्राइस डिसाइड करने की पूरी तरीके से जो है बात करती है, ठीक है। कीमत निर्धारण पूरी तरीके से कंपनी का होता है, ठीक है, कीमत पूरी तरीके से कंपनी जो है डिसाइड करती है, ठीक है। और इसकी बात करें, प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। नो अल्टरनेट, नो अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कोई दूसरा
प्रतिस्थापन नहीं होता। कोई भी दूसरा प्रतिस्थापन मतलब कोई आपको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। भाई रेलवे की ट्रेन की जगह और किसे जाओगे, मतलब ट्रेन की तरह और कोई फैसिलिटी थोड़ी चल रही है आपकी कि ट्रेन की तरह बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट हो आप चले जाओ। नहीं, अब बस से जा सकते हो, लेकिन बस एक दूसरी चीज़ है, एक ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा सुविधा है। तो ये यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलता। तो प्राइस यहाँ पर प्राइसिंग पावर पूरी तरीके से कंपनी के पास होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल अगर देखें तो रेलवेज है ना, रेलवे के साथ साथ अगर हम देखें स्पेस, डिफेंस है ना, परमाणु ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी, ये सब क्या है, ये सब एकाधिकार वाले हैं। कंपनियों में जनरली आपको एकाधिकार नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, मोनोपोली इज जनरली बैड फॉर द बायर्स, मोनोपोली इज नॉट अ गुड फॉर द बायर्स, बट कंडीशन क्या है, अगर एकाधिकार का नियंत्रण सरकार के द्वारा है तो वो कस्टमर के हित में, जो कंज्यूमर है उपभोक्ता के हित में सरकार काम करती है। और जो कि अगर सोशलिस्ट टाइप ऑफ अप्रोच की गवर्नमेंट है, अगर जो है समाजवादी सोच की सरकार है, तो वो ग्राहकों का वहां पर फायदा कराती है। जैसे अभी तक अगर आपने देखो तो पिछले 60-70 सालों से रेलवे पर पूरी तरीके से नियंत्रण भारत सरकार का देखने को मिला। तो भारत सरकार समय समय पर रेलवे में कीमतों का उस तरीके से निर्धारण करती है, रेलवे के फेयर टिकट प्राइसेस इस तरीके से रखे जाते हैं कि उससे एक आम आदमी भी जो है यात्रा कर सके और एक जो है बहुत पैसे वाला आदमी है वो भी यात्रा कर सके। तो बहुत पैसे वाला आदमी है तो वो तेजस से चला जाए, वंदे भारत से चला जाए और लग्जरी ट्रेन से चला जाए। जो एक आम आदमी है वो एक आम ट्रेन से चला जाए। तो इसका मतलब उसके लिए सरकार ध्यान रखती है। लेकिन अगर ये एकाधिकार किसी निजी कंपनी का हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जियो के आने के बाद जो है वोडाफोन आइडिया की हालत बहुत खराब हो गई और थोड़ी देर के लिए भगवान ना करे अगर एयरटेल अगर बंद हो जाए तो देखिए जियो का लगभग आपको एकाधिकार हो जाएगा। बीएसएनएल को लगभग काउंट ही नहीं करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। सोचिए केवल जियो की ही एक कंपनी हो जो कि मोबाइल के बिजनेस में इंडिया में काम करे, तो आज जो रिचार्ज आप 699 799 का कराते हो वही हो सकता है आपको 299 399 का कराना पड़े। तो प्राइसिंग पावर पूरी तरीके से किसके पास होती है, एकाधिकार बाजार में पूरी तरीके से जो प्राइसिंग पावर होती है वो कंपनी के पास होती है। यहाँ पर कंपनी को ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती और कंपनी का एकाधिकार होता है, एक छत्र राज होता है और वो क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी तब भी उसका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि उसको पता है उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए मोनोपोली इज नॉट एट ऑल गुड फॉर द मार्केट एज वेल एज नॉट फॉर द बायर्स पर्सपेक्टिव। तो इसीलिए मोनोपोली जो बाजार है ना तो बाजार के लिए बहुत अच्छा होता है और ना तो वो ग्राहकों के हिसाब से, कंज्यूमर कस्टमर के हिसाब से अच्छा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मोनोपोली मार्केट कंज्यूमर के हिसाब से अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता, तो यस विल से नहीं अच्छा होता। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। सो मोनोपोली मार्केट इज नॉट एट ऑल गुड फ्रॉम द बायर्स प्रोस्पेक्टिव। जो खरीदने वाले लोग हैं उनके हिसाब से अच्छा नहीं है। भाई आपको मैं 10 रुपए की चीज़ 50 रुपए की दूंगा और आपको लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। एंड जब आपके पास ऑप्शन नहीं होता फिर आप फंस जाते हैं। तो कंपनियां तो इसमें बहुत मुनाफा कमाती हैं, कंपनियां तो इसमें बढ़िया करती हैं। इसीलिए किसी भी कंपनी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए बाजार में। बाजार में एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मोनोपोली को छोड़कर कोई भी बाजार हो काम चल जाएगा। परफेक्ट कंपटीशन हो, आगे हम पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक हो या ओलिगोपोली हो, हर तरह का बाजार एक्सेप्टेड है। मोनोपोली बाजार अच्छा नहीं है मार्केट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, है ना। हाँ, लेकिन अगर सरकार अच्छे तरीके से नियंत्रण कर रही है तो इस क्षेत्र में सिक्योरिटी के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से, नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, राष्ट्र देश के हित में सरकार को बहुत सारी चीज़ें अपने नियंत्रण में लेनी पड़ती हैं ताकि उससे जो है देश हित को सर्वोपरि रख के, कंट्री के इंटरेस्ट को सबसे प्राइम पर रख के काम किया जा सके। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट अपने पास अगर चीज़ें नियंत्रण में रखती हैं तो उस हिसाब से मोनोपोलिस्टिक ठीक है। बट अगर नॉर्मल, अगर आप जनरल कंटेक्स्ट में बात करेंगे इकोनॉमी में, तो किसी भी कंपनी का एकाधिकार, किसी भी कंपनी की मोनोपोली विद इन द मार्केट इज नॉट एट ऑल गुड, भले वो कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आपको दे। देखिए मोनोपोली आपको क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए फिलहाल सेशन में इतना ही करते हैं। हमको मोनोपोली आज हमने पढ़ लिया और हमने परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट पढ़ लिया। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो ओलिगोपोली मार्केट पढ़ेंगे, मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ेंगे, है ना, चोर बाजार पढ़ेंगे, डिओपोली पढ़ेंगे। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन पे। तो सेशन रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर तो और डिस्कशन करेंगे। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से। थैंक यू।
है।